Good afternoon, everyone. चलो आगे सर, अभी भी नहीं आए. गुड आफ्टरनून नितिन. नितिन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, एड्सॉर्प्शन के कुछ क्वेश्चन ढूंढ के निकालने की कोशिश की. हाँ, बाकी लोग भी. किसी ने एड्सॉर्प्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि नहीं? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है. किसको पसंद है? साहिल को थ्योरी पसंद थी ना? साहिल को न्यूमेरिकल्स नहीं चाहिए थे शायद. क्या साहिल, तुझे फेवरेट नहीं है? तुझे तो न्यूमेरिकल्स नहीं चाहिए थे ना? तुझे तो थ्योरी चाहिए थी. अब न्यूमेरिकल चाहिए. अभी थ्योरी आ गई तो अभी न्यूमेरिकल तुझे चाहिए. कोलाइट थ्योरी तो बोर ही होगी ना. न्यूमेरिकल्स रहते हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट लगता है. थ्योरी तो बोर होता है. उसमें क्या, सिर्फ बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, आपको सुनना है, वो तो बोर होने ही वाला है. और किस किस को बोर हो रहा है? सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा सा तो बोर होगा ही होगा. ये मैं भी बोल रही हूँ. मुझे पढ़ाते वक्त बोर होता है तो आपको सुनते वक्त तो बोर होगा ही होगा. इसीलिए मुझे फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा पसंद है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स होते हैं, लॉज होते हैं. थोड़ी थ्योरी पढ़ो, थोड़े लॉज पढ़ो, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करो तो एक स्मूथ फ्लो चलता है. अभी तो फिर तुझे इतना बोर हो रहा है, अभी ये बोर हो रहा है, तो पी ब्लॉक कितना बोर होगा आप लोगों को. पी ब्लॉक है, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट है, वो भी वैसे ही है. इसीलिए मुझे भी बायो पसंद नहीं है साक्षी, सेम हियर. इसलिए मुझे भी बायो पसंद नहीं है. बट बायो यार, मतलब पढ़ाने वाला इंसान अच्छा हो ना बायो, तो इंटरेस्ट आता है उसमें. स्पेशली जूलॉजी था मेरा स्पेशली. साइड हो भी गया. पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट आप लोगों ने पढ़ भी लिया. कहाँ पे? 11th में पढ़ चुके हो? क्या बात है, 12 का पोर्शन 11th में कर लिया. दैट्स नाइस. ये तो अच्छी बात है. फिर मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा, फिर मैं कंप्लीशन में डाल दूंगी. हाँ नितिन, लेकिन साहिल कुछ अलग बोल रहा है. साहिल को थोड़ा सा मिसमैच हुआ. साहिल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक था. पी और डी, पी ब्लॉक है बट डी ब्लॉक नहीं था. साक्षी बोल रही मैंने. अच्छा साहिल, तूने अगर डी ब्लॉक भी पढ़ लिया तो उसको मैं कंप्लीशन में डाल दूंगी कि भाई मेरे तरफ से हो गया है. चलेगा ना? नहीं मैम, नहीं पढ़ा अभी, अभी नहीं पढ़ा ना. चलो स्टार्ट करें हमारा. हमने पहला पार्ट. भाई मैं देखो, आप साहिल को एक्स्ट्रा होमवर्क देना पड़ेगा. सही में साहिल को एक्स्ट्रा होमवर्क देना पड़ेगा. और होमवर्क भी पता है किसका? डी ब्लॉक एलिमेंट का ही दे दूंगी मैं. अरे हाँ, आप लोगों के सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन अगर कंप्लीट हुए तो मैं आज होमवर्क भेजने वाली हूँ. सोल्यूशन का होमवर्क नहीं हुआ है हमारा, ठीक है? तो आज मैं सॉल्यूशन का होमवर्क आपको भेजने वाली हूँ. अभी एस ब्लॉक मैं नहीं पढ़ाऊंगी. एस ब्लॉक बहुत बड़ा है, रिवीजन में ले लेंगे. साहिल रिवीजन कर लेंगे एस ब्लॉक की. ठीक है, चल. तो हमने हमारा पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? दैट इज वन इज एड्सॉर्बेट, अनदर इज एड्सॉर्बेंट. दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, दूसरा होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन. इतनी ये पहला पार्ट था हमारा. क्वेश्चन किस पे आएंगे कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो पॉइंट मैंने लिख के दिए थे, केमिकल एड्सॉर्प्शन में जो पॉइंट लिख के दिए थे, उस पे क्वेश्चन आएंगे. उसके बाद इंपॉर्टेंट पढ़ा था फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एंड लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. उस पे भी क्वेश्चन आते हैं. हमने कल देखे, जो मैंने कल उस दिन क्वेश्चन कराए थे वो जेई के ही क्वेश्चन थे. ठीक है, ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों याद रखना है, ग्राफ्स याद रखना है, कुछ थ्योरी याद रखनी है. उसके बाद हमने कैटलिस्ट के बारे में देखा कि कैटलिस्ट क्या होता है, कैटालिसिस क्या होता है. दो तरह का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. उसका मैंने डिफरेंशिएशन लिख के दिया आपको. देन मैंने उसका मैकेनिज्म बताया. जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है, वही एड्सॉर्प्शन जो थ्योरी होती है, एड्सॉर्प्शन थ्योरी एक्सप्लेन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस.
एड्सॉर्प्शन थ्योरी एक्सप्लेन हेटेरोजेनस कैटालिसिस। और मैंने कहा था 5 स्टेप होती है, डिफ्यूजन, एड्सॉर्प्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, देन डिफ्यूज, अगेन क्या होता है, डिसॉर्प्शन, देन डिफ्यूजन। तो ये 5 स्टेप के थ्रू हमने गए थे। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था, क्या किया था स्टार्ट हमने यहाँ पे कैटालिसिस के बाद एंजाइम कैटालिसिस। तो एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, मैंने कहा था अगर केन शुगर का इन्वर्शन करना है तो इन्वर्टेज यूज होता है, जाइमेज यूज होता है, ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल, यूरिया यूरिएज यूज होगा, स्पेसिफिक नेचर का होता है। फिर उसका मैकेनिज्म देखा था हमने, लॉक एंड की मॉडल। कुछ याद आ रहा है, कुछ पढ़ा होगा, कुछ याद तो आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड्स। तो हमें आज जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है कोलाइड्स के बारे में। तो कुछ याद होगा तो मैंने कोलाइड्स के बारे में और कुछ बताया था कि मैंने कहा था ट्रू सॉल्यूशन होते हैं जो कंप्लीटली सोल्यूट, जिसमें कंप्लीटली सोल्यूबल होता है, ट्रू सॉल्यूशन। एक होता है सस्पेंशन, और इन दोनों के बीच में जो आता है दैट इज कॉल्ड एज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहां पे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। पहला रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अभी जो सॉल्यूशन होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, सेकेंड होता है कोलाइड्स, एक होगा कोलाइड्स, एंड थर्ड इज सस्पेंशन, थर्ड होता है सस्पेंशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने तरह के सॉल्यूशन है, 3 तरह के सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स, एंड उसके बाद क्या हुआ आपका सस्पेंशन, उसके बाद क्या आएगा सस्पेंशन। तो एक एक करके अभी मुझे बताओ, जो ट्रू सॉल्यूशन है, जो सस्पेंशन है, जो कोलाइड्स है, किसके ऊपर डिसाइड किया होगा? ये डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, कि जो पार्टिकल है उसका साइज कैसे है। तो डिपेंड करेगा पार्टिकल साइज में कि पार्टिकल साइज की रेंज किसके बीच में है। अगर बहुत छोटे पार्टिकल है तो ट्रू सॉल्यूशन हो गया, बहुत बड़े पार्टिकल है सस्पेंशन हो गया, और इन दोनों के बीच में जो पार्टिकल हो गया वो कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन बोलो। तो यहाँ पे अगर मैं पार्टिकल साइज की बात करूं, किसकी बात करूं मैं यहाँ पे, पार्टिकल साइज की बात करूं। इन ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल साइज आर रेंज बिटवीन 0.1, 0.1 टू 1 नैनोमीटर। कितनी होती है पार्टिकल रेंज या पार्टिकल साइज कितना होता है? 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। द पार्टिकल साइज रेंज फ्रॉम 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर इन विच सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन में होते हैं? ट्रू सॉल्यूशन में। तो यहां पे अगर मैं पार्टिकल साइज देखो तो यहां पे पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। कितना पार्टिकल साइज होगा? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। और यहां पे जो पार्टिकल साइज होता है ये होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। कितना होगा? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। मैंने अभी कहा था पार्टिकल साइज बहुत छोटा है ट्रू सॉल्यूशन, बहुत बड़ा है तो सस्पेंशन, दोनों के बीच में आ रहा है तो कोलाइड्स बन गया या कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। अभी यहां पे हम बोल सकते हैं कि यहां पे जो कंपोनेंट है आर कंप्लीटली सोल्यूबल व्हेन कंपोनेंट आर कंप्लीटली मिसिबल। ट्रू सॉल्यूशन कब फॉर्म होगा? ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म, यहां पे मैं बोल सकती हूँ ट्रू सॉल्यूशन formed when component या particle when component are completely, कैसे हो गए यहाँ पे? मिसिबल हो गए। कंपोनेंट कैसे हो गए? कंप्लीटली मिसिबल। अगर कंपोनेंट कंप्लीटली मिसिबल है तो कौन सा पार्टिकल? ट्रू सॉल्यूशन। भाई इसकी साइज क्या है? इसकी साइज बहुत ही कम है। इसकी साइज क्या है? बहुत ही कम है। तो अगर साइज बहुत कम है यहाँ पे तो ये कंपोनेंट क्या रहेंगे? कंप्लीटली सोल्यूबल रहेंगे। तो यहाँ पे जनरली ये मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे कंपोनेंट सॉल्यूशन आर फॉर्म व्हेन कंपोनेंट आर कंप्लीटली मिसिबल।
अभी यहां पे जो पार्टिकल साइज होता है, तो पार्टिकल साइज यहां पे पार्शियली डिसॉल्व रहेंगे। कैसे रहेंगे यहाँ पे? पार्शियली डिसॉल्व, यहाँ पे पार्शियली डिसॉल्व मतलब ना पूरी तरह से इनसोल्यूबल है, ना पूरी तरह से सोल्यूबल है, पार्शियली डिसॉल्व। और सस्पेंशन में क्या रहेंगे? इनसोल्यूबल रहेंगे। इस सस्पेंशन में कैसे रहेंगे? इनसोल्यूबल रहेंगे। अभी यहां पे मैं बोल सकती हूँ कि ये कैसा है, अगर ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है कि व्हेन कंपोनेंट आर कंप्लीटली मिसिबल, तो यहां पे इट इज अ होमोजीनियस रहेगा। मैंने होमोजीनियस क्या होता है बताया। होमोजीनियस मतलब दे आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब एक ही लेयर बना रहा है। अगर मैं शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दूं, तो एक लास्ट जो स्टेज आएगी वो कौन सी आएगी? लिक्विड स्टेट की, कि each identical component lose their identity। शुगर अपनी आइडेंटिटी को लूज कर लेता है और किस स्टेट में आ जाता है? लिक्विड स्टेट को। मतलब दे आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब कौन सी फेज? होमोजेनियस होगा। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये हेटेरोजीनियस होता है। ये कैसे होगा? हेटेरोजीनियस मींस ये दो फेजेस में जनरली ये क्या करेगा? हेट्रोजीनियस होगा। और ये जनरली मल्टीफेज में होता है। मल्टीफेज मतलब सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, इस फेज में रहेगा। जनरली कहा मैंने, जनरली एग्जिस्ट इन अ मल्टीफेज। ये कैसे है? ये सिंगल फेज में एग्जिस्ट करता है, ये मल्टीफेज में एग्जिस्ट करेगा। देन यहाँ पे जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन इज आल्सो हेटेरोजीनियस। सस्पेंशन कैसे होगा? ये भी हेट्रोजीनियस होगा। सस्पेंशन कैसा है? ये भी हेट्रोजीनियस है। यहाँ पे जो ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस है, कोलाइड्स हेट्रोजीनियस रहेगा यहाँ पे। और जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन भी कैसे है? यहाँ पे हेटेरोजीनियस है। क्लियर है यहाँ पे? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अभी यहां पे जो मैंने कहा है, कौन सा पॉइंट था? द पार्टिकल्स आर इनविजिबल इवन अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप। पार्टिकल्स आर इनविजिबल इवन अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप। अगर यहाँ पे मैं पार्टिकल देखने की कोशिश करूं, आपको दिखते हैं? आप जब शुगर सोल्यूशन बनाते हो घर में, बना के देखना, सॉल्ट सोल्यूशन देखते हो, तो आप पार्टिकल देख रहे हो, तो उसके पार्टिकल, अभी आप बोलोगे कि हाँ मैम दिखते हैं छोटे छोटे पार्टिकल, वो पार्टिकल नहीं होंगे, वो डिजोल्व नहीं हुआ होगा, वो वाले पार्टिकल होंगे। कंप्लीटली डिजोल्व होने के बाद अगर आप माइक्रोस्कोप से भी देखोगे, तो दिस पार्टिकल आर इनविजिबल इवन अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप। यहाँ पे ये जो पार्टिकल होते हैं कोलाइड्स के, द पार्टिकल्स आर इनविजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। द पार्टिकल्स आर इनविजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ये भी पार्टिकल कैसे हो गए? इनविजिबल। देखो अभी इस रूम में आप हो, या जिस रूम में आप बैठे हो, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, इस रूम में भी कोलाइडल पार्टिकल है, बट क्या ये कोलाइडल पार्टिकल मुझे दिखाई दे रहे? नहीं। कोलाइडल पार्टिकल मतलब क्या? छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल। क्या वो आपको कहीं पे दिखाई दे रहे? कहीं पे नहीं दिखाई दे रहे। तो जो कोलाइडल पार्टिकल है, दिस पार्टिकल आर इनविजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो दिस पार्टिकल्स आर विजिबल। यहाँ पे द पार्टिकल्स आर विजिबल, द पार्टिकल्स आर विजिबल। आप लोगों ने सैंड प्लस वाटर देखा, सैंड प्लस वाटर वाला एग्जांपल लेना। जब सैंड प्लस वाटर की बात करते हो, तो आप जब वाटर में सैंड मिलाते हो, मिट्टी तो नहीं, सैंड ये करते हो, डिसॉल्व करते हो, तो सैंड पार्टिकल आपको इजीली दिखाई देते हैं। तो दिस पार्टिकल आर विजिबल। ये पार्टिकल कैसे रहेंगे? विजिबल रहेंगे। चलो पहले इतना नोट कर लो। चलो नोट कर लिया। अभी इसके एग्जाम्पल देखो, ऊपर वाला पॉइंट में रब कर रही हूँ, ये वाला पॉइंट रब कर रही हूँ।
अभी मुझे इसके एग्जाम्पल देखने, ध्यान दो। पहला एग्जाम्पल में इसका लिखूंगी ग्लूकोज प्लस वाटर। अगर आप ग्लूकोज ले रहे हो, वाटर में मिक्स कर रहे हो, तो पूरा डिजोल्व होगा, ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। अगर मैं यहाँ पे यूरिया ले रही हूँ प्लस वाटर, ये भी क्या फॉर्म करेगा, ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। सही है ना, ये भी ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करता है। कोलाइड्स में अगर मुझे एग्जांपल लेना है, अगर मैं छोटे छोटे गोल्ड्स के पार्टिकल लूं, अगर मैं छोटे छोटे बिल्कुल एकदम गोल्ड का पाउडर ले लूं और वाटर में डिसॉल्व करूं, क्या वो पूरी तरह से डिसॉल्व होगा? नहीं, वो हाँ यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, बट ये पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होगा। तो गोल्ड प्लस वाटर इज एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। उसके बाद मिट्टी वाला, क्ले प्लस वाटर। अगर आप वाटर में मिट्टी मिला रहे हो, क्या पूरी तरह से डिसॉल्व होती है? नहीं, एक सॉल्यूशन होगा, एक टर्बिड सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो ये भी क्या रहेगा, क्ले प्लस वाटर इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके बाद जो लोग भी प्रोटीन पाउडर यूज करते हैं, तो प्रोटीन प्लस H2O मिक्स करके देखना कभी, ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। यहाँ पे इसका एग्जांपल तो पता है, सैंड प्लस वाटर। कौन सा एग्जांपल है, सैंड प्लस वाटर। कौन सा सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, सस्पेंशन। चलो नोट करो डॉक्टर। चलो हो गया है डन। अभी जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, अभी मुझे बताओ जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, मैं रफ कर दूं, लिख लिया है सबने। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो किससे बनता है, कोई बता सकता है मुझे? जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो किससे बन रहा है, किससे फॉर्म हो रहा है? अरे किससे फॉर्म हो रहा है, ट्रू सॉल्यूशन किससे फॉर्म होता है? कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ट्रू सॉल्यूशन में? जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, जो हमने सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन किससे बनता है? हर टाइप से मैंने पूछ लिया क्वेश्चन, 3 टाइप से पूछा मैंने। गुड अथर्व, अथर्व को समझ में आया, चलो अभी सबको समझ में आया, गुड। ट्रू सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से। ट्रू सॉल्यूशन किससे बन रहा है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से बन रहा है। तो वैसे यहाँ पे जो कोलाइडल है, the component which is present in a colloidal solution is, one is disperse phase and another is dispersion medium. Here डालो component in colloidal solution. Next, component in colloidal solution. कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है इन कोलाइडल सॉल्यूशन में? The component present in a colloidal solution, one is disperse phase, one is disperse phase, and another is dispersion medium. देखो दोनों याद रखना है, जैसे ट्रू सॉल्यूशन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से बनता है, वैसे कोलाइडल सॉल्यूशन किससे बना रहा है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम से बन रहा है। कौन कौन सी है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अभी आपको कोलाइडल पार्टिकल ऑफ द साइज लाइंग बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर एंड दैट आर प्रेजेंट इन द डिस्पर्शन मीडियम। जो मैंने कहा पार्टिकल साइज, वो किस में प्रेजेंट है, एक डिस्पर्शन मीडियम में प्रेजेंट है एंड कंस्टिट्यूट द डिस्पर्स फेज। जो सोल्यूट, जो जिसको मैंने कहा दिस इज रिजेम्बलेंस टू सोल्यूट, दिस इज रिजेम्बलेंस टू सोल्यूट इन ट्रू सॉल्यूशन। जैसे ट्रू सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होता है जो कि स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है, वैसे डिस्पर्स फेज होता है। अब यहाँ पे जो डिस्पर्शन मीडियम रहेगा वो रिजेम्बलेंस करेगा सॉल्वेंट से इन अ ट्रू सॉल्यूशन। तो जैसे सॉल्वेंट होता है तो इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फेज। ये कैसी है, एक डिसकंटिन्यूअस फेज है। ये कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस फेज होता है हमेशा।
और यहाँ पे जो डिस्पर्शन मीडियम रहता है, दिस इज अ कंटिन्यूअस फेज। ये कैसा फेज है? दिस इज अ कंटिन्यूअस फेज। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या कहा? द पार्टिकल आर सो स्मॉल, जो मैं डिस्पर्स फेज की बात कर रही हूँ। तो इन डिस्पर्स फेज पार्टिकल आर सो स्मॉल that they cannot be seen with the ordinary microscope. The particle can pass through a ordinary filter paper. इसके जो पार्टिकल है डिस्पर्स फेज जो होता है स्मॉल साइज होता है, and this particle can be passed through an ordinary filter paper and can be detected by light scattering. अभी आप बोलोगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन दिखेगा कैसे मुझे? अभी मैंने कहा इस रूम में छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल है, कब कैसे दिखेगी? अगर इस रूम में मैं पूरा अंधेरा कर दूं, इस रूम में हम पूरा अंधेरा कर दें और पूरा अंधेरा करने के बाद एक छोटा सा होल कर दूं, तो यस आई गुड, तो उस होल से क्या होगा? सनलाइट आएगा, और सनलाइट जब आएगा तो वहां पे आपको डस्ट पार्टिकल दिखाई देंगे। आपको सबको पता है, 10th में पढ़े हो टिंडल इफेक्ट। गुड, 10th में पढ़े हो टिंडल इफेक्ट, वही इफेक्ट होता है, वही तो है कोलाइडल सॉल्यूशन, वही होते कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पे। तो दिस टर्म्स इज एनालॉगस टू सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। मैंने पहले कहा कि डिस्पर्स फेज टर्म्स इज एनालॉगस टू सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे जो डिस्पर्शन मीडियम है, द मीडियम इन विच डिस्पर्स फेज एग्जिस्ट, क्या कहूंगी मैं यहाँ पे? द मीडियम in which dispersed phase exist is called as dispersion medium. ऐसी फेज जिसमें डिस्पर्स फेज आ जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्पर्शन मीडियम, एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्म रहती है, दिस इज अ कंटिन्यूअस फेज, एंड दिस टर्म इज एनालॉगस टू सॉल्वेंट इन द ऑर्डिनरी सॉल्यूशन। तो दो फेज है हमारे पास, दो कंपोनेंट है, one is dispersed phase, another is a dispersion medium. चलो नोट कर लो। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम। चलो हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हो गया? यहां तक समझ में आया? डिस्पर्स फ्रेम रिजल्ट टू सोल्यूट एंड डिस्पर्शन मीडिया एनालॉगस टू सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। स्मॉल क्वांटिटी में सोल्यूट प्रेजेंट होता है, लार्ज क्वांटिटी में सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, वही बात है सारी। नेक्स्ट, और जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम या टाइप्स ऑफ कोलाइडल solution. Types of colloidal solution. Types of colloidal solution. अभी मैं यहां पे लिख रही हूं डिस्पर्शन मीडियम। क्या लिखा मैंने? डिस्पर्शन मीडियम। यहां पे मैं कॉलम बना रही हूं डिस्पर्स फेज का। किसका कॉलम बना लिया? डिस्पर्स फेज का। देन नेम ऑफ सॉल्यूशन या नेम ऑफ द सिस्टम, नेम ऑफ सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन बन रहा है यहाँ पे, या नेम ऑफ सिस्टम भी बोल सकते हो। और यहाँ पे हम ले रहे एग्जाम्पल, यहाँ पे उसके लेंगे एग्जाम्पल। देखो अभी हम पहला जो यूज करेंगे, पहला हम यूज करने वाले यहाँ पे जो डिस्पर्शन मीडियम में यूज कर रही हूँ सॉलिड का। चलो पहला यूज करती हूं मैं सॉलिड, ठीक है। डिस्पर्शन मीडियम कौन सा है? सॉलिड है। कोलाइडल, द पार्टिकल साइज इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। नितिन, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ओके, यहां पे मैं डिस्पर्शन मीडियम ले रही हूं सॉलिड। अभी समझ लो, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो। यहां पे जो डिस्पर्शन मीडियम है कौन सा है? सॉलिड है। और मैं यहां पे डिस्पर्स फेज भी ले रही हूं सॉलिड, मतलब सॉलिड इन सॉलिड। समझ में आया? जो डिस्पर्स फेज है सॉलिड है, और यहां पे जो डिस्पर्शन मीडियम है ये भी सॉलिड है। इसलिए मैंने कहा था कि कोलाइडल सॉल्यूशन जनरली एग्जिस्ट इन मल्टीफेज। मल्टीफेज मतलब यहां पे देखो,
सेम फेज में आ रहे हैं। डिस्पर्स फेज भी सॉलिड में है, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड में है, तो ये तो सिंपल फेज या सिंगल फेज में आ रहे हैं। यस, कोलाइडल सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन अ मल्टी फेज, बट कुछ एग्जांपल ऐसे हैं कि जो एक सिंगल फेज में भी एग्जिस्ट करेंगे। तो सॉलिड इन सॉलिड को कहा जाता है सोल। जो नेम ऑफ द सॉल्यूशन है उसको कहा जाता है सोल। और इसका जो एग्जाम्पल रहेगा आपको पता है, इसका एग्जाम्पल होता है अलॉय। जो अलॉय होता है कैसे बनेगा, सॉलिड इन सॉलिड में बनता है। या रूबी ग्लास, जो रूबी ग्लास होते हैं, रूबी ग्लास में क्या होता है, पूरा सॉलिड ही होता है, दोनों फेस क्या होंगे, सॉलिड। तो यहाँ पे सॉलिड इन सॉलिड इज कॉल्ड एज अ सोल एंड द एग्जाम्पल इज अलॉय एंड रूबी ग्लास। क्लियर है। अभी यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम में ले रही हूं सॉलिड, मतलब लार्जर अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, सॉलिड। स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है लिक्विड। स्मॉलर अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, लिक्विड। और इसको हम कहते हैं जेल। इसको हम क्या कहेंगे, जेल कहेंगे। मतलब ज्यादा क्वांटिटी में सॉलिड होना चाहिए, कम क्वांटिटी में लिक्विड होना चाहिए, और उसका मैंने नाम दिया है जेल। एग्जाम्पल क्या होगा, क्या मैं एग्जाम्पल ले सकती हूँ, चीज वाला एग्जाम्पल कुछ याद आ रहा है, सब लोगों को चीज पसंद होगा। चीज में क्या होता है, जो ज्यादा होता है, जो क्रीम होता है सॉलिड स्टेट में होगा, और उसमें कुछ लिक्विड भी प्रेजेंट होता है। चीज नजर के सामने लेके आओ। चीज के साथ साथ आप क्या यूज करते हो, बटर भी यूज करते हो ना। आप क्या यूज करते हो, बटर भी यूज करते हो। बटर भी कौन सा एग्जाम्पल है, जेल वाला। या सबसे अच्छा तो जेलीज यूज करते हो। यहाँ पे क्या यूज करते हो, जेलीज यूज करते हो। समझ में आ रहा है। तो disperse phase या dispersion medium solid and disperse phase is liquid, means small amount में liquid present है, large amount में solid present है। ऐसे solution को मैं नाम देती हूँ जेल, और एग्जाम्पल रहेंगे चीज, बटर एंड जेलीज। उसके बाद सॉलिड और यहाँ पे गैस। यहाँ पे क्या होगा, गैस होगा, सॉलिड एंड गैस। अभी इसको हम कहते हैं सॉलिड फोम। इसका एग्जाम्पल क्या है, सॉलिड फोम रहेगा। इसका एग्जाम्पल है सॉलिड फोम। अभी यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो रबर वाला एग्जाम्पल रहेगा। इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, रबर। रबर क्या होता है, सॉलिड होता है, लेकिन रबर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और पोर्स में क्या होती है, गैस होती है। तो सॉलिड से और उसमें थोड़े थोड़े गैस पार्टिकल है, तो सॉलिड फॉर्म हो गया, उसको हम रबर कहते हैं। या तो आप स्पॉन्ज, जो स्पंज होता है वो तो अच्छा वाला एग्जाम्पल है, स्पंज का भी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। तो सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैस इन सॉलिड। कैसे करोगे, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैस इन सॉलिड। एग्जाम्पल याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है या नेक्स्ट फेज है लिक्विड और लिक्विड। डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है। तो इसको आप नाम देते हो इमल्शन, और ये हमें आगे डिटेल में पढ़ना है इमल्शन क्या होता है, इमल्शन। और इमल्शन का एक ही अच्छा खासा एग्जांपल याद रखो, दैट इज अ मिल्क। मिल्क इज अ इमल्शन, क्योंकि हर स्टेट, डिस्पर्स फेज भी सॉलिड लिक्विड में होता है, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड में होता है। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा, यहाँ पे मिल्क रहेगा। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे मिल्क है। उसके बाद लिक्विड, देन लिक्विड, और यहाँ पे है सॉलिड। मतलब सॉलिड डिस्पर्स फेज, लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम है यहाँ पे। तो लिक्विड और सॉलिड इसको भी सोल ही कहते हैं, यहाँ पे याद रखना। The dispersion of solid in solid and solid in liquid is called as a sol. The dispersion of solid in solid and solid in liquid is called as a sol. उसको क्या कहोगे, सोल कहोगे। जैसे पेंट से, आप लोगों ने पेंट देखे अलग अलग पेंट से। देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये तो नहीं देखा होगा, लेकिन पेंट का एग्जाम्पल पता है। उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है ज्यादा क्वांटिटी में, और थोड़ा सा सॉलिड होता है। तो दैट इज ये हो गया। उसके बाद लिक्विड इन गैस, यहाँ पे लिक्विड और यहाँ पे गैस। अभी शायद इसका एग्जांपल आपको पता होगा कि जहां पे गैस ज्यादा कम होगी, लिक्विड ज्यादा होगा, इसको भी फोम कहते हैं। इसको भी क्या कहेंगे, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ फोम। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल
खाने वाले एग्जाम्पल दूं, पूरा केक वाले। विप क्रीम, जो विप क्रीम होती है, देखिए घर में केक पे लगाई रहती है विप क्रीम, उसमें क्या होता है, गैस है और बाकी क्या होता है, लिक्विड होता है। विप क्रीम होगी, या शेविंग क्रीम बोल दो यहाँ पे, या तो आप शेविंग क्रीम बोल दो यहाँ पे, वो भी वैसे ही होता है, आप लोगों ने देखा होगा तो शेविंग क्रीम। हाँ, आकांक्षा को याद आ गया, शेविंग फोम, गुड। देन लिक्विड गैस हो गया, देन गैस, गैस और लिक्विड, गैस और लिक्विड, गैस और लिक्विड इसको कहते हैं एरोसोल। इसको क्या कहोगे, एरोसोल। नाम याद रखना, सोल, जेल, एरोसोल क्या होता है। अब इसका एग्जांपल बता सकते हो, गैस, लिक्विड, एरोसोल। गुड साहिल, याद है। डीओ है, फॉग है, मिस्ट है, बहुत सारे एग्जांपल है। फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप लोगों ने और भी एग्जाम्पल दिए, डीओ है, वाटर वेपर है, यहाँ पे वही एग्जाम्पल हो गए। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे, गैस लिक्विड के। अगर मैं गैस और सॉलिड ले रही हूं, गैस और यहाँ पे सॉलिड, तो गैस प्लस सॉलिड, इसको भी क्या कहोगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एरोसोल। इसको भी एरोसोल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, स्मोक। एग्जाम्पल क्या होता है, स्मोक। बट याद रखना कि गैस इन अ गैस डज नॉट एग्जिस्ट। गैस और गैस स्टेट कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है। पहले इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो। सब एग्जाम्पल याद रखने, ये बोर्ड्स के हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो नोट करो अब तक। हो गया है। अभी मैंने क्या कहा, गैस इन गैस, यहां पे मैं कह रही हूं गैस इन गैस इज नॉट अ कोलाइडल सॉल्यूशन। चलो रफ कर दो, ये ऊपर लिखती हूँ एक जो बचा हमारा, ऊपर रहते यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम गैस है, डिस्पर्स फेज गैस है, गैस प्लस गैस क्या बन रहा है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बन रहा है। ये क्या बन रहा है, होमोजीनियस सॉल्यूशन। और मैंने कहा था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये होमोजीनियस नहीं होता, ये कैसे होगा, हेटेरोजीनियस होता है। तो गैस इन गैस होमोजीनियस है, तो अगर ये होमोजीनियस है तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका ट्रू सॉल्यूशन, नॉट कोलाइड्स। ये क्या हो गया, ट्रू सॉल्यूशन हो गया, नॉट कोलाइड्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलो हो गए। चल रब कर दूं, समझ में आया टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, चलो नेक्स्ट में डालो, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन on the basis of preparation. The next heading, types of colloidal solution. Types of colloidal solution on the basis of preparation. किसके बेसिस करना है, on the basis of preparation.
कि उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, उसके बेसिस पे हमें कोलाइडल सॉल्यूशन को ये करना है। अभी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन कोलाइडल सॉल्यूशन आर टू टाइप्स। एक होता है लायोफिलिक, एक होगा लायोफिलिक, और दूसरा होता है लायोफोबिक, दूसरा होगा लायोफोबिक। One is लायोफिलिक एंड अनदर इज लायोफोबिक। तो ये दो तरह के हमें पढ़ना है। देखो अभी लायोफिलिक मतलब क्या हो रहा है, लायोफिलिक होता है यहाँ पे सॉल्वेंट लविंग, जो सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, दिस इज कॉल्ड एज अ लायोफिलिक। लायोफोबिक क्या होगा, सॉल्वेंट हेटिंग, कि जो सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहता है। या तो मैं अनदर वे में बोलूं कि जहां पे स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अगर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम में स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है बॉन्ड बनाने की, तो वो लायोफिलिक होगा। अगर वीक टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड एज अ लायोफोबिक। अगर मैंने एग्जांपल दिया स्टार्च प्लस वाटर का, हर पॉइंट लिख के दूंगी, पहले सुन लो। मैंने अगर एग्जांपल में लिया है स्टार्च प्लस वाटर, तो स्टार्च एंड वाटर क्या हो गया है, वहां पे लायोफिलिक हो गया, क्योंकि जब आप स्टार्च का वाटर में आप स्टार्च डालते हो तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो देयर इज अ लायोफिलिक, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। लेकिन अगर मैंने गोल्ड को या गोल्ड पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को वाटर में डाल दिया, क्या वो एक दूसरे के साथ अच्छे से बॉन्ड बनाएंगे? नहीं, क्योंकि उनके बीच में जो गोल्ड है वो डिस्पर्स फेज है, जो वाटर है वो डिस्पर्शन मीडियम है, और उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, कोई अफिनिटी नहीं होती है, तो वो बॉन्ड शो नहीं करेगा, वो बॉन्ड शो नहीं कर रहा है। तो हमें डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे। चलो एक एक पॉइंट लिखो यहाँ पे, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे लिखो फर्स्ट पॉइंट, एक एक पॉइंट बता रही हूँ, करेक्ट लिखना, नहीं गलती से कहीं पे भी लिख लोगे। राइट डाउन, देयर इज, यहाँ पे लायोफिलिक में, राइट डाउन लायोफिलिक, there is a strong affinity between, there is a strong affinity between disperse phase, disperse phase and dispersion medium, disperse phase and dispersion medium। लायोफिलिक में लिख लिया, सही से लिखा है, there is a strong affinity between disperse phase and dispersion medium। write down in लायोफोबिक उसका उल्टा रहेगा, क्या लिखोगे, there is a low affinity, there is low affinity, there is a low affinity between, there is low affinity between disperse phase and dispersion medium, there is low affinity between disperse phase and dispersion medium। लिख लिया है, चलो सेकंड पॉइंट, राइट डाउन इन लायोफिलिक, second point in lyophilic, write down, these soul are reversible। next point लिखना है, these soul are reversible। पहले लिख लेते हैं, फिर पॉइंट डिस्कस करती हूं मैं। these souls are reversible, किसमें, लायोफिलिक में, these soul are reversible। यहाँ पे लिखो लायोफोबिक में, सेकेंड पॉइंट लायोफोबिक में, these soul are irreversible। in lyophobic, these soul are irreversible, these soul are irreversible, irreversible। सेकेंड पॉइंट कहां पे, लायोफिलिक में या लायोफोबिक में या दोनों में? सेकेंड पॉइंट मैंने बताया लायोफिलिक में, these soul are reversible, these souls are reversible, और यहां पे these soul are irreversible, these souls are irreversible। थर्ड पॉइंट,
Write down in lyophilic. Third point, in lyophilic, write down. These sols are highly stable. कौन से सोल? लायोफिलिक. These sols are highly stable. हाईली, जो चीज इजीली बनती है ना, जो चीज इजीली फॉर्म होती है वो स्टेबल होती है. तो लायोफिलिक पे क्या लिखा? These sols are highly stable. क्या लिखा यहाँ पे? These sols are highly stable. कैसे रहेंगे? Highly stable. और यहां पे लिखो लायोफोबिक में these sols are less stable. These sols are less stable. 3 पॉइंट लिख लिए सबने, किसी का छूटा नहीं है. ओके, राइट डाउन फोर्थ. राइट डाउन 4 पॉइंट. इन लायोफिलिक, किसमें लिखना है? लायोफिलिक. उल्टा मत कर देना बस. किसमें लिखना है? लायोफिलिक में. राइट डाउन. Much larger amount of electrolytes, much larger amounts of electrolyte, much larger amount of electrolytes are required for the coagulation of सोल पार्टिकल. अभी यहाँ पे जो लायोफिलिक है उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं हम? वहां पे यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट. जैसे KOH यूज होता है, तो आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे. मच लार्जर अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, much larger amount of electrolyte are required for the coagulation of soul particles. Coagulation of soul particle. Write down in lyophobia. Write down in lyophobia. An addition of small amount of electrolytes can affect the coagulation of soul particles. मतलब जब भी लायोफिलिक की बात करूंगी, लायोफिलिक में लार्जर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ेगी अगर उसको कोएगुलेट करना है. कोएगुलेट मतलब जमा करना है. हर एक पार्टिकल को लेके आके एक बल्क पार्टिकल बनाएगा. लेकिन अगर मैं लायोफोबिक में बात करूं यहाँ पे, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत होती है, ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं होती है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट पॉइंट. The viscosity of the soul is higher than that of dispersion medium. Viscosity कैसी होगी सोल की? हायर होगी than, viscosity of soul is higher than that of the dispersion medium. Write down in lyophobic. The viscosity of the soul is the same as that of the dispersion medium. अभी देखो, इसमें से एक दो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. ये तो कोई भी आपको बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे जा सकते पॉइंट. अभी जो लायोफिलिक होता है, लिख लिया. अभी ध्यान दो,
जो लायोफिलिक होता है इजी टू प्रिपेयर होता है। कैसे होगा? इजी टू प्रिपेयर। क्यों इजी टू प्रिपेयर है? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। और मैंने कहा जो इजी होता है वो कैसे होगा? स्टेबल होगा। जो इजी होगा वो कैसे होगा? स्टेबल होगा। अभी ये स्टेबल है और इसका नेचर कैसा है? दिस इज अ रिवर्सिबल इन नेचर। ये कैसा है? रिवर्सिबल इन नेचर। एग्जाम्पल ले सकती हूँ मैं यहाँ पे। एग्जाम्पल गम है। आप लोगों ने गम पाउडर देखा होगा। अगर मैं गम पाउडर को वाटर में मिक्स कर दूं, अगर मैं गम पाउडर को वाटर में मिक्स कर दूं तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर उसी सॉल्यूशन को मैं ड्राई कर दूं तो वहां से गम पाउडर को मैं बाजू में निकाल सकती हूँ और फिर से उससे सॉल्यूशन बना सकती हूँ वाटर डाल के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है हमारा कि रिवर्सिबल नेचर है। ये कैसा है? रिवर्सिबल नेचर है। तो यहाँ पे दिस इज अ रिवर्सिबल इन नेचर। अभी मैंने यहाँ पे कहा कि जो लायोफोबिक होता है, लायोफोबिक इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। कैसा रहेगा लायोफोबिक? डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। इजीली इसको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम है उसमें अफिनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो ये अनस्टेबल होगा। कैसे होगा? ये अनस्टेबल होगा। इजीली इतना स्टेबल नहीं है। तो अनस्टेबल होगा तो ये इजी टू कोएगुलेट होगा। अभी देखो कोएगुलेशन हम आगे पढ़ेंगे। इजी टू कोएगुलेट, ये हम आगे पढ़ेंगे कि कोएगुलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये कैसा रहेगा? दिस इज अ रिवर्सिबल। ये कैसा होगा? रिवर्सिबल। एक बार बन गया तो इतने इजीली ये नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, इरिवर्सिबल। ये होगा इरिवर्सिबल, उल्टा लिख दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है? कोई पॉइंट नहीं समझ में आया? एक बार देख लो। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ये प्रिपरेशन के ऊपर था। अभी ये टाइप्स ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अभी यहां पे दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव कोलाइड्स और दूसरा होता है निगेटिव कोलाइड्स। एक होगा पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव कोलाइड्स। अभी पॉजिटिव कोलाइड्स मतलब क्या हो रहा है कि जितने भी ऑक्साइड है, ये आगे हम और डिस्कस करेंगे, जितने भी ऑक्साइड है एंड हाइड्रोक्साइड रहेंगे, जो भी आपको ऑक्साइड दिखाई दे, हाइड्रोक्साइड दिखाई दे, जैसे SnO2 हो गया, उसके बाद FeOH/3 हो गया, ऑल दीज आर कॉल्ड एज पॉजिटिव कोलाइड्स। उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोलाइड्स। अगर मैं निगेटिव कोलाइड्स की बात करूं, जो निगेटिवली होता है, उसमें एग्जांपल याद रखना है आपको हलाइड्स। जो भी हलाइड्स होंगे वो सब निगेटिव कोलाइड्स होंगे। और निगेटिव कोलाइड्स में जितने भी नेचुरल कोलाइड्स है, जितने भी नेचुरल कोलाइड्स है, नेचुरल कोलाइड्स मतलब क्या हो गया? ब्लड हो गया, उसके बाद क्ले हो गया। ब्लड भी क्या है? ब्लड भी कोलाइड्स है। ब्लड भी क्या है? कोलाइड्स है। क्ले क्या है? कोलाइड्स है। बट दीज आर नेचुरल कोलाइड्स। और जितने भी नेचुरल कोलाइड्स आपको दिखाई दे वो सबके सब कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। वो सबके सब कैसे है? निगेटिव है। और ये कैसे है? बाकी पॉजिटिव कोलाइड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, lyophilic and lyophobic. On the basis of charge there are two colloids, one is a positive and another is a negative colloids. चल आगे बढ़े। नेक्स्ट डालो टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। अभी कुछ अलग कोलाइड्स है। हर कोलाइड्स के बारे में याद रखना है, एग्जांपल याद रखो, क्योंकि ये बेसिक टू बेसिक पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कोलाइड्स।
टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। पहला होता है माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। व्हाट इज मीन बाय माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स? ना ना नितिन, ये किसके बेसिस पे नहीं है, ये अलग से, ये टाइप्स अलग से है। इसको मैंने साइज के इसमें बोल सकती हूँ मैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, पर एक पर्टिकुलर कोई हेडिंग नहीं इसका। ओके, अभी व्हाट इज मीन बाय माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स? लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, मैं दोनों बोल सकती हूँ। लार्ज नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है वंडरवॉल फोर्स? अभी मेटल की बात करूं तो मेटालिक भी होगा, अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटालिक फोर्स भी होगा। तो लार्ज नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वंडरवॉल फोर्सेस और मेटालिक, so that particles come into colloidal range, क्या है कोलाइडल रेंज? कितनी होती है, किसी को पता है कोलाइडल रेंज कितनी है? कोलाइडल रेंज पूछा है मैंने, कुछ अलग नहीं पूछा। क्या हुआ? यस आकांक्षा, कि इतना गुड सत्यम, इतना टाइम लगता है सोचने के लिए। मैंने कहा कोलाइडल रेंज अभी लिखिए 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अभी ऐसे कुछ पार्टिकल होते हैं, देखो ध्यान से सुनना, ऐसे कुछ पार्टिकल होते हैं कि जो बहुत छोटे रहते हैं, ऐसे कुछ पार्टिकल है बहुत, उनकी साइज बहुत छोटी है कि जो कोलाइडल रेंज में नहीं आते। तो इसमें क्या होता है कि जो एटम्स है, जो भी पार्टिकल है उसके जो एटम है, बहुत सारे एटम एक जगह पे आ जाते हैं, बहुत सारे एटम जो एक जगह, पहले कोलाइडल रेंज में नहीं थे, इतना साइज छोटा है कि वो कोलाइडल रेंज में नहीं आ रहे थे। बट बहुत सारे पार्टिकल जब एक साथ आ जाते हैं तो वो कहाँ पे आएंगे? कोलाइडल रेंज में आएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल है गोल्ड। अगर मैं एक एयू का पार्टिकल ले लूं, एक एटम ले लूं एयू का, तो ये क्या है, ये कोलाइडल रेंज में नहीं आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, बहुत सारे एक साथ आ जाएंगे और इनके बीच में क्या रहेगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जब एक साथ आ जाएंगे तो ये किस रेंज में आ रहे हैं? सो दैट पार्टिकल्स कम इनटू कोलाइडल रेंज। मतलब पहले थे क्या? नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे एक साथ कंबाइन होके वो कहाँ पे आ रहे हैं? कोलाइडल रेंज में आ रहे हैं। उसी तरह से एग्जांपल ले सकती हूँ S8 वाला, सल्फर वाला, ये भी एग्जांपल है। अगर मैं यहाँ पे S8 का मॉलिक्यूल ले लूं, छोटा सा है, फिर मैं यहाँ पे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा, और इस तरह से क्या कर लेगा, ये कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। इसको हम क्या करेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। लिख लो, लार्ज नंबर ऑफ एटम molecules are held by van der Waals forces or metallic, so that particles comes into colloidal range, so that particles come into colloidal range। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते, लिख लिया है सबने? नेक्स्ट इज मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। सेकेंड है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। अभी व्हाट इज मीन बाय मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स? when a single molecule is so large, when a single
single molecule is so large. मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल ही इतना ज्यादा बड़ा है that it comes into colloidal range. That it comes into colloidal range. मतलब पहले इसमें हमने देखा कि भाई पार्टिकल बहुत छोटे छोटे कोलाइडल रेंज में नहीं आ रहे थे, तो उसको क्या किया, वन ओवर फोर्स से बाइंड किया, हेल्ड किया वहां पे, और वो कोलाइडल रेंज में आ गए. बट मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स में क्या हो रहा है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल पार्टिकल इतना ज्यादा बड़ा है कि वो खुद ही क्या आ रहा है, कोलाइडल रेंज में आ रहा है. कब आ रहा है? व्हेन मोलार मास इज वेरी हाई. व्हेन molar mass is very high. अगर मोलार मास बहुत ज्यादा होगा, जैसे एग्जांपल देखो, आपको एग्जांपल से समझ में आएगा. जैसे स्टार्च हो गया, कौन सा एग्जांपल हो गया, स्टार्च है. उसके बाद एग्जांपल हो गया प्रोटीन, उसके बाद एग्जांपल है प्रोटीन, उसके बाद आप एग्जांपल ले रहे हो सेलुलोज का. तो ये इनका मॉलिक्यूलर मास इतना ज्यादा है. आप स्टार्च देखो, प्रोटीन इज अ पॉलीमर कंटेनिंग हाई मॉलिक्यूलर मास. इसका मॉलिक्यूलर मास देखो तो 1,00,000 ग्राम पर मोल के हिसाब से होता है. तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल्स है कि वो सिंगल पार्टिकल ही किस रेंज में आ रहा है, कोलाइडल रेंज में आ रहा है. इसीलिए उसको बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स. उसको क्या कहेंगे, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स. चलो नोट करो. पहला था माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड, सेकेंड है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स. नेक्स्ट डालो थर्ड, एसोसिएटेड कोलाइड्स. एसोसिएटेड कोलाइड्स. जो एसोसिएटेड कोलाइड्स होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मिसेल. इसी को कहा जाता है मिसेल. एसोसिएटेड कोलाइड मिसेल. आप लोगों ने नाम सुना होगा मिसेल का. मिशेल ओबामा नहीं बोल रही मैं, मिसेल. ठीक है, सुना है ना, मिसेल. राइट डाउन, लिखो. when a compound is dissolved at low concentration, when a compound is dissolved at low concentration, गुड सूरज, वही पढ़ना है अभी हमें, वही पढ़ाने वाले में. when compound is dissolved at low concentration, it form true solution. सही है ना. जब कंपाउंड लो कॉन्सेंट्रेशन में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन. इट फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन. बट concentration is increased, molecules start to form aggregate particles. Molecules start to form aggregate particles which comes into colloidal range. Which comes into colloidal range. And it is called as associated colloids or micelles. It is also called as associated colloids or micelles. क्या कहा मैंने? अगर मैंने कंटेनर लिया हुआ है, इसमें क्या है, कुछ पार्टिकल है जो डिसॉल्व हो रहे, कंपाउंड डिसॉल्व एट लो कॉन्सेंट्रेशन. अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम कर रही हूं तो ये क्या हो गया, ट्रू सॉल्यूशन हो गया. कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है. आलोक एक मिनट करती हूं मैं. अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं,
यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, तो जो पार्टिकल्स है वो क्या कर लेंगे, एग्रीगेट एजिटेट हो जाएंगे, मतलब इस तरह से बल्क बल्क फॉर्म कर लेंगे सॉल्यूशन में। कब, जब कॉन्सेंट्रेशन को मैं इंक्रीज कर रही हूँ। तो जब मैं कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही हूं तो ये कहां पे आ रहे हैं, ये कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। एग्जांपल है आपका सोप सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या रहेगा, सोप सॉल्यूशन। फिर से रिपीट करना है, आलोक राइट डाउन। When a compound is dissolved at a low concentration, when a compound is dissolved at a low concentration, it forms true solution. But concentration is increased. But concentration is increased. Molecules start to form. Molecules start to form aggregate particles. Aggregate particles, which comes into colloidal range, and it is called as associate colloids. It is also called associate colloid or micelles or micelles. क्लियर हुआ है? चलो अभी इसमें दो टर्म्स यूज करना। अभी आपको इसमें यूज करना है पहला टर्म, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। अभी क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, उसी को बोलते हैं CMC। देखो इसी को क्या बोलोगे, CMC। इट इज मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, इट इज minimum concentration required to form मिसेल। अभी मैंने कहा कि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, मिसेल फॉर्म हो रहा है या एसोसिएट कोलाइड्स फॉर्म हो रहा है, तो कुछ ऐसा तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना, ऐसा कुछ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए कि जहां पे मिसेल फॉर्म होगा, और उसी को बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। इट इज अ मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड टू फॉर्म मिसेल इज कॉल्ड एज क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। और इसी में एक और आता है दैट इज कॉल्ड एज अ क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर। अभी व्हाट इज मीन बाय क्राफ्ट टेम्परेचर, ये बोर्ड्स के आपके सीबीएसई बोर्ड्स में 1 मार्क्स के लिए CMC या क्राफ्ट टेम्परेचर पूछा जाता है। अभी यहां पे क्या, इट इज अ मिनिमम टेम्परेचर, it is a minimum temperature at which formation of micelle start। formation of micelle start क्या लिखा मैंने, it is a minimum temperature at which formation of micelle start is called as Kraft temperature। उसको आप क्या कहोगे, this is called as Kraft temperature। दो टर्म्स याद रखना है, critical micelle concentration and Kraft temperature यहां तक किसी को डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया क्राफ्ट टेम्परेचर एंड क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड टू फॉर्म मिसेल एंड मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट मिसेल फॉर्मेशन। One is CMC and another is Kraft temperature. Next हेलो, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप उसी में है, उसी का एग्जांपल है क्लींजिंग एक्शन ऑफ
मिसेल फॉर्मेशन है, जो एसोसिएट कोलाइड्स है, उसी का एग्जांपल दिया था मुझे सूरज ने, वही एग्जांपल ले रहे, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अभी देखो यहाँ पे मैं सोप की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रहे हैं? सोप। व्हाट इज मीन बाय सोप? सोप क्या होता है? क्या होता है सोप? सोडियम सॉल्ट ऑफ, soap is sodium salt of higher fatty acid, या कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हो। सोडियम क्या होता है? सोप क्या होता है? सोप, हाँ भाई ये 10th में भी था आपको। सोप इज सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है RCOO Na+। देखो ये सोप का फॉर्मूला क्या है? R इज अ अल्काइल ग्रुप। R क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। और हायर अल्काइल ग्रुप होते हैं, नॉर्मल अल्काइल ग्रुप नहीं है, हायर अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे जो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, दिस इज कॉल्ड एज अ सोप। और जो हम नहाने के लिए यूज करते हैं वो होता है RCOOK+। ये वाला जो होता है ना, जो हम घर में नहाने के लिए यूज करते हैं, संतूर होगा, लक्स होगा, ये वाला होता है, पोटेशियम होता है उसमें, ठीक है। और बाकी जितने भी सोप है उसमें क्या होगा? यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अभी देखो यहाँ पे जो डिटर्जेंट होता है, घर में डिटर्जेंट भी यूज करते हो, तो यहाँ पे जो डिटर्जेंट होता है ये अलग बात होती है, ठीक है। सोप और डिटर्जेंट दोनों अलग अलग है। सोप क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। और जो डिटर्जेंट होगा ये होता है RSO3Na+। क्या हो जाएगा? RSO3Na, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। ये क्या होगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस समझ में आया? एक होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड, दैट इज कॉल्ड एज अ सोप, एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड इज कॉल्ड एज डिटर्जेंट, इज कॉल्ड एज डिटर्जेंट। अभी हमें देखना है सोप के बारे में। हमें किसके बारे में डिस्कस करना है? सोप के बारे में। क्या लिखा मैंने? RCOO- और यहाँ पे क्या लिखा है? Na+, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अभी इसको जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करोगे तो यहां से दो कंपोनेंट अलग हो जाएंगे, एक हो जाएगा RCO- और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे Na+। अभी जहां पे जो मिसेल फॉर्मेशन है, यहाँ पे जो R ग्रुप है ना, ये जो R ग्रुप है, R ग्रुप को हम बोलते हैं लार्जर अल्काइल ग्रुप। R ग्रुप जो होगा लार्जर अल्काइल ग्रुप। कैसे हो रहा है? लार्जर अल्काइल ग्रुप। अभी देखो यहाँ पे हमें इसका काम है, हमें Na+ का काम नहीं है, हमें जो ये ग्रुप है इसका काम है। किस तरह से होगा? देखो ये अल्काइल ग्रुप, दिस इज अ लार्जर अल्काइल ग्रुप, बहुत सारे मैं चेन निकाल दी, और यहाँ पे मैंने लिखा COO-। यहाँ पे क्या लिखा है? COO-। अभी यहाँ पे जो ये ग्रुप्स है, ये मैंने चेन निकाली है, ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज अल्काइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप है। और जो अल्काइल ग्रुप होता है ये नॉन पोलर होता है। ये जो अल्काइल ग्रुप है ये कैसा रहेगा? नॉन पोलर ग्रुप रहेगा। और यहाँ पे जो CO- है ये कौन सा ग्रुप है? ये पोलर ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज अ पोलर ग्रुप। अभी आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या पढ़ा है? लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब ये जो नॉन पोलर ग्रुप है, यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ कौन सा ग्रुप है? नॉन पोलर ग्रुप। दिस नॉन पोलर ग्रुप इनसोल्युबल इन वाटर। सही बात है, इनसोल्युबल इन वाटर, वाटर में सोल्युबल नहीं है। बट ये जो पोलर ग्रुप है, दिस पोलर ग्रुप इज सोल्युबल इन वाटर। ये पोलर ग्रुप कहाँ पे रहेगा? सोल्युबल रहेगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो दिस इज अ सोल्युबल इन वाटर। यहां तक क्लियर है? फिर से समझाना है, यहाँ पे फिर से समझाना है। क्या कहा मैंने? सोप और डिटर्जेंट दोनों में डिफरेंस समझ में आया? सोप क्या है? यहाँ पे ये वाटर में डिसॉल्व किया तो डिसोसिएट हो जाएगा RCO- और Na+ में। इन्हीं दो पार्ट्स को मैंने यहाँ पे कहा कि जो अल्काइल ग्रुप है वो कैसा रहेगा? नॉन पोलर।
जितना भी हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो नॉन पोलर होता है। और CO निगेटिव, ये कौन सा ग्रुप हो गया? पोलर ग्रुप। नॉन पोलर इनसोल्युबल इन वाटर, एंड जो पोलर ग्रुप होता है वो किस में डिसॉल्व होगा? सोल्युबल इन वाटर। अभी ये इनसोल्युबल इन वाटर है, ये किसमें है? इनसोल्युबल इन वाटर। मींस क्या मैं इसको बोल सकती हूँ सोल्युबल इन ऑयल? ये ऑयल में तो सोल्युबल होगा। इनसोल्युबल इन वाटर है, ये कैसा है? इनसोल्युबल इन वाटर है बट सोल्युबल इन, यस, वाटरफिलिक या वाटरफोबिक नहीं बोलते, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। वन इज हाइड्रोफिलिक, ये होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, सॉरी हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, ये बोलोगे आप, वाटर नहीं होता। अभी देखो, अभी क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप मतलब क्या है ये समझ लो। अभी आपके कपड़े बड़े गंदे होते हैं और मम्मी क्या करती है? डिटर्जेंट में या सोप से उसे धोती है। अभी आपके कपड़े गंदे हो रहे, अगर उसमें सिंपल मिट्टी लगी होगी, अगर उसमें कपड़ों में सिंपल मिट्टी लगी होगी, तो आप कपड़े को अगर पानी में भी डुबा के बाहर निकालोगे तो वो मिट्टी निकल जाएगी, वो मिट्टी निकल जाएगी। बट आपके कपड़े सही में गंदे हुए बिकॉज ऑफ जो मिट्टी है उसकी वजह से नहीं, नॉर्मल डस्ट पार्टिकल से गंदे नहीं हो रहे, उसमें ऑयल लगा होगा। और जो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप है ना वो ऑयल की वजह से होता है। हम जो बात करेंगे वो ऑयल के लिए बात करेंगे। तो जो ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं, अगर हमारा एक कोई भी कपड़ा है, क्लॉथ्स है, उस पर कुछ ऑयल लगा हुआ है, तो ऑयल के ऊपर जो डस्ट होता है ज्यादा अटैच होके, ज्यादा अट्रैक्ट होके बैठ जाता है। तो उसको निकालना है, तो उसको निकालने के लिए मुझे सोप यूज करना है, उसको निकालने के लिए क्या यूज करना है? सोप यूज करना है। और वही एक्शन अभी हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक पोलर पार्ट होगा जो वाटर में सोल्यूबल होगा, दूसरा होगा नॉन पोलर पार्ट जिसको हाइड्रोफोबिक आप बोल सकते हो, वो किसमें सोल्यूबल है? ऑयल में सोल्यूबल होगा। अगर वाटर में इनसोल्यूबल है मतलब किसमें सोल्यूबल है? ऑयल में सोल्यूबल है। चलो यहां तक बातें समझ में आ गई। अभी इसको हम एक छोटे से इसमें डिस्क्राइब करते हैं। रब कर दूं? चलो यही से शुरुआत करते हैं हमारी कहानी को। क्या था? ऑयल में सोल्यूबल था, वाटर में इनसोल्यूबल। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे एक ये क्लॉथ्स है, ये क्या है? क्लॉथ्स है। यहाँ पे कुछ ऑयल ड्रॉप है, ये क्या है? ऑयल ड्रॉप है, इसको मैंने मान लिया ऑयल। तो जैसे यहाँ पे सोप आएगा, अगर मैं यहाँ पे सोप से रगड़ना शुरू करूँ तो ये ऑयल ड्रॉप क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। एक क्लॉथ है, इस पे कुछ ऑयल के दाग धब्बे है, सोप आ जाएगा, ऑयल बाहर निकल जाएगा। अभी देखो ये पार्टिकल कैसे हो रहा है। अभी मैं ये वाला, ये जो छोटा पार्टिकल है, मैं ये मान लेती हूँ यहाँ पे ये वाला, ये क्या है? हमारा ऑयल का ड्रॉप है। ये क्या है? हमारा जो दाग धब्बा, ऑयल, व्हाटएवर जो भी आपको बोलना है वो बोलो, ये ऑयल है। अभी जैसे ही आप इसके ऊपर सोप अप्लाई करोगे, ये ऑयल का बड़ा सा दाग धब्बा जो भी बोलना चाहो बोलो, अभी इसके ऊपर हम सोप अप्लाई करेंगे। अभी सोप का कौन सा पार्ट आएगा? ये वाला पार्ट आएगा, COO निगेटिव। फिर ये पूरा देखो इसको सराउंड कर देगा। ये क्या कर लेगा? सोप पार्टिकल को सराउंड कर दिया उसने। यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी CO निगेटिव है, यहाँ पे भी जा रहा है, ये भी CO निगेटिव है। बहुत सारे पार्टिकल्स ने उसने क्या कर दिया? सराउंड कर दिया। तो एक बड़ा सा झाग बन गया। उसके वजह से क्या कर दिया? एक बड़ा सा झाग बन गया। और वही जो झाग पार्टिकल है उसी तो मैं मिसेल कह रही हूँ ना। ये ऑयल को क्या कर लेगा? अपने साथ खींच के बाहर निकालेगा। ये ऑयल को क्या कर रहा है? अपने साथ खींच के बाहर निकल रहा है। और ये जो पूरा है, ये जो पूरा आपका क्या बन गया? दिस इज कॉल्ड एज अ मिसेल। इसी को बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स। उसको एसोसिएटेड कोलाइड्स, क्योंकि ये पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है वो ऑयल में सोल्यूबल है, तो ये सोल्यूबल हो जाएगा और अपने साथ एक पूरा मिसेल फॉर्म करेगा या एसोसिएट कोलाइड्स फॉर्म करेगा, और इस झाग को हम बाहर निकाल सकते हैं। आप कभी कभी, आप लोगों ने कभी कपड़े तो धोए नहीं होंगे, मुझे पता है कि आप लोग तो इतने अच्छे हो नहीं कि खुद के कपड़े खुद वॉश करोगे, बट घर में कभी कभी आप लोग ऑब्जर्व करना, ये ऑब्जर्वेशन है।
घर में कभी कभी ऑब्जर्व करना, मम्मी वगैरह कपड़े डिटर्जेंट में ऐसे सोक करके रखती है, वैसे आप ऊपर लेयर देखो ना, वाटर के ऊपर एक व्हाइट कलर का झाग आता है। झाग मतलब बबल वाला नहीं, व्हाइट कलर के पार्टिकल्स आते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं व्हाइट कलर के, कभी देखे होंगे आप लोगों ने। तो जो व्हाइट कलर के पार्टिकल है ना, वही मिसेल है। व्हाइट कलर के जो पार्टिकल होते हैं ना, वही मिसेल्स है। तो व्हाइट कलर के पार्टिकल जो वाटर में इंसोल्युबल है, हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। कैसे होते? वाटर में इंसोल्युबल। क्लियर हुआ है? समझ में आया है? एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, एक होगा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक जो वाटर में सोल्यूबल है, हाइड्रोफोबिक जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है। क्लियर हुआ है? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। साक्षी, अंजलि, सानिका, क्लियर हुआ है बेटा? हाँ या ना में बोलो जल्दी से। गुड साक्षी। किसी को कोई डाउट है? गुड गायत्री। ये ऐसे बच्चे मुझे पसंद आते हैं जो बिना नाम ले मुझे आंसर दे देते। नहीं तो नाम लेना पड़ता है, नाम लेने के बाद नो रिस्पॉन्स, मतलब आप हो या ना हो, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता। गुड सानिका, अब सही है। मैं आंसर देने में क्या जा रहा है, लिखा तो है। हाँ साहिल, तेरे जैसे तो बहुत कम मिलते हैं मुझे। नितिन है, साहिल है, जोएल है, अथर्व है, आलोक हो गया। सही में मतलब यार समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो ना, क्या प्रॉब्लम जा रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो नहीं बोलो, फिर से समझाऊंगी मैं, मेरा काम है। हो अथर्व ने बोलो, अथर्व ने बहुत ज्यादा कर दिया अभी तो। अथर्व लेकिन जब आंसर देना रहता ना तब जल्दी नहीं देता तू। अच्छा सत्य, आ रहा है, समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अच्छा सोचना पड़ता है क्या आंसर दूं। ऐसा तो नहीं होता है ना कि कोई कोई न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैं आंसर पूछती हूँ तो आप आपस में ही एक दूसरे को मैसेज करके ये आंसर तो रिप्लाई नहीं करते हो, कि जैसे साहिल ने आंसर दे दिया और साहिल किसी और को रिप्लाई कर रहा है कि भाई ये आंसर है, फिर तुम आप लोग मुझे दे रहे हो। ऐसा चलता है कोई साइकिल? देखो हो सकता है, ऐसा होता रहता है, तो आप लोग भी करते होंगे ऐसे, फिर घूम फिर के आंसर आ जाता है। ऐसा मैंने सुना है आप लोगों के बारे में कि जो कोई एक होमवर्क अपलोड करता है, उसी का होमवर्क दूसरे की इसमें दिखाई देता है। अच्छा पेरेंट्स बैठे रहते, दैट्स गुड। वो तो सही बात है फिर। अच्छा ये सब अफवाह है। देखो अफवाह कब फैलती है, अफवाह कब फैलती है? जब उसमें कुछ ना कुछ होता है। इनोसेंट, ये ज्यादा वर्ड्स नहीं हो गया साक्षी? इनोसेंट का ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा हो गया यार इनोसेंट। इतने भी ये नहीं हो आप लोग। मैं कभी आप लोगों को पर्सनली मिली नहीं हूँ, लेकिन जितना भी हमारा चार्ट चलता है, जितना भी हम बातें करते हैं, तो इनोसेंट तो लगते नहीं हो आप लोग। चलो ठीक है, अगर इनोसेंट हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर सही में अच्छे हो ना, तो इस बार जो एग्जाम आने वाली है संडे में, मुझे उसमें अच्छे मार्क्स चाहिए। अब वह एक मछली का नाम ले ले, अब सिंसियरली एक मछली का नाम ले ले तो मैं मान जाऊं। हो अथर्व देखो, अथर्व तो एकदम अच्छा, वही नहीं मालूम है। अथर्व ने तो कहते कि हम इनोसेंट तो नहीं है लेकिन हम बुरे भी नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन अथर्व अभी लास्ट टाइम पे पढ़ाई नहीं करना है। संडे आपकी एग्जाम है तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अरे आप लोग कभी मुझे पोर्शन नहीं पूछते हो कि मैम संडे की एग्जाम है, क्या आएगा, कौन सा पोर्शन होगा? अच्छा आप लोगों ने सोच लिया केमिकल काइनेटिक्स, क्यों? मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दे सकती हूँ ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चाहिए ना? कौन सा चैप्टर चाहिए संडे? कौन सा अच्छे से करोगे जिसमें आउट ऑफ आएंगे? कौन सा चैप्टर अच्छे से करोगे? केमिकल काइनेटिक्स करोगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देते। ये वाला सरफेस केमिस्ट्री। साहिल थर्ड वाला चैप्टर मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है बोर्ड्स में। थर्ड वाला साहिल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है।
हाँ तो ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते साक्षी, क्योंकि इनके एग्जाम में आ रहा है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते, तो पक्का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स नहीं। उसके बाद हम केमिकल काइनेटिक्स करेंगे। चलो क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो क्या क्या पढ़ लिया हमने? हमने आज डिस्कस किया ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स के बारे में। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन किसके ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज। अगर पार्टिकल साइज 0.1 से 1 नैनोमीटर है तो ट्रू सॉल्यूशन। सुनो, अभी सिर्फ सुनना है, अभी बात ये नहीं, लिखना नहीं है। अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है तो कोलाइडल, और 1000 नैनोमीटर से अगर ज्यादा हुआ तो सस्पेंशन। जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो इनविजिबल होते हैं इवन विथ अगर हम देखना चाहे बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप, मतलब पावरफुल माइक्रोस्कोप। जो कोलाइडल पार्टिकल्स है इनविजिबल होता है बट कैन बी सीन व्हेन लाइट इज पास। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जो कोलाइडल पार्टिकल, टिंडल इफेक्ट, जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं इनविजिबल होते हैं बट इवन इट कैन बी सीन विथ नेक्ड आईज, विथ कैन बी सीन विथ व्हेन लाइट इज पास। जो सस्पेंशन होता है पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है तो इट कैन बी सीन विथ नेक्ड आईज, ओके, नेकेड आईज। देन पार्टिकल्स के बारे में अगर मैं बोलूं यहाँ पे तो पार्टिकल्स रेडिली पास थ्रू पर्चमेंट पेपर, ये तो पता ही है, ट्रू सॉल्यूशन है, पार्टिकल छोटे छोटे हैं तो इजीली पर्चमेंट पेपर से पार्टिकल का साइज ये होगा। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल कैन पास थ्रू स्लोली थ्रू अ पर्चमेंट पेपर। पर्चमेंट पेपर एक होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा पर्चमेंट पेपर, जैसे फिल्टर पेपर होता है ना वैसे पर्चमेंट पेपर होता है। द पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू अ पर्चमेंट पेपर। सस्पेंशन, अरे भाई मिट्टी है इतनी, जो सैंड है, सैंड थोड़ी फिल्टर होगी, वो तो पानी अलग निकल जाएगा, सैंड अलग निकल जाएगी, दैट इज सस्पेंशन। फिर हमने देखा कि डिस्पर्शन फेज होता है, एक डिस्पर्शन मीडियम होता है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो यहाँ पे जो डिस्पर्स फेज होता है वो उसकी पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होती है, दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फेज होती है। जो डिस्पर्शन मीडियम होता है, क्या होता है डिस्पर्शन मीडियम? द मीडियम इन विच डिस्पर्स फेज एग्जिस्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्पर्शन मीडियम। वो क्या होगा? डिस्पर्शन मीडियम, इट इज अ कंटिन्यूअस फेज। फिर हमने देखा कि गैस इन गैस, गैस इन गैस इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, और आपको पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन होमोजीनियस नहीं होता, वो कौन सा होता है? हेट्रोजीनियस होता है। तो गैस इन गैस इज नॉट अ कोलाइडल सिस्टम, gas in gas is a not a colloidal system, gas in gas is a true solution। कैसा होता है? ट्रू सॉल्यूशन होता है यहाँ पे। तो हमने देखा कि सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, उसके एग्जाम्पल देखा, जैसे सॉलिड इन सॉलिड को सोल कहते हैं, सो गैस इन लिक्विड या गैस इन सॉलिड को एरोसोल कहते हैं, लिक्विड इन लिक्विड को इमल्शन कहते हैं। तो ये भी बात हमने देखी। उसके बाद हमने देखा लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। तो there is a strong affinity between the dispersed phase and dispersion medium, that is a lyophilic। weak affinity है तो lyophobic होगा। lyophilic easy to prepare होता है, stable होता है। उसके बाद वो कैसे रहेगा? रिवर्सिबल रहेगा। लायोफोबिक कैसा होता है? डिफिकल्ट टू प्रिपेयर होगा, अनस्टेबल होता है, और ये कैसा रहेगा? इरिवर्सिबल। और भी मैंने पॉइंट लिख के दी थी विस्कोसिटी की, ये भी कर लेना। उसके बाद हमने देखा माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स एंड एसोसिएट कोलाइड्स। माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स क्या होता है कि पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, तो बहुत सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं थ्रू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो कौन से रेंज में आ जाते हैं? कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, सॉरी माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स क्या होते हैं कि एक सिंगल पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि वो अपने आप कौन से रेंज में आ जाता है? कोलाइडल रेंज में आता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। प्रोटीन, स्टार्च एंड सेलुलोज, ऑल दीज आर मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। उसके बाद एसोसिएट कोलाइड्स या मिसेल की बात करते हैं कि जब कॉन्सेंट्रेशन लो होगा तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाते हैं तो सॉल्यूशन एग्रीगेट हो जाता है, एजिटेट हो जाता है, और एक पार्टिकल्स रेंज में आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मिसेल फॉर्मेशन। उसी में हमने देखा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप।
सोप और डिटर्जेंट क्या होता है? सोप में दो पार्ट्स होगा, वो एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट रहता है वो ऑयल में सोलुबल रहता है, और जो हमारे कपड़े के ऊपर जो ऑयल होता है उसी में जो हाइड्रोफोबिक पार्ट मिक्स होगा और उसके साथ वो निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। इसकी एक्शन देखिए, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। चलो, कुछ होमवर्क दे रही हूँ मैं अभी आपको, कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसको करना है आपको। सॉलिड स्टेट के सब लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, क्योंकि मुझे बहुत कम लोगों के दिखाई दे रहे, बहुत ही कम। नहीं किए हैं तो प्लीज जल्दी से सॉल्व करो, तब जाके मैं आपको सॉल्यूशन का ये करूंगी। केमिस्ट्री यहाँ पे किसके क्वेश्चन चाहिए ना? चलो राइट ऑन। चलो पहला, ये पूरा होमवर्क मैं आज भेजने वाली हूँ। फर्स्ट, explain the terms, explain the terms absorption and desorption. Explain the term absorption and desorption. Second question, chemisorption is highly specific, is highly specific. Illustrate with an example. Illustrate with an example. Third, लिखना है, name the enzyme, name the enzyme which converts milk into curd. मैंने कल बताया था, milk into curd. Why gas masks are used by miners, in coal mines, while working. Explain the relationship. Explain the relationship given by Freundlich adsorption isotherm. 6. Differentiate between homogeneous and heterogeneous catalysis. सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन कंप्लीट करो जिन्होंने नहीं किए हैं।
मैंने देखे बहुत कम लोगों ने डाले हुए हैं। चलो यहां तक क्लियर है। एक क्वेश्चन मुझे आज शाम तक चाहिए। ऐसे मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगी, 5-6 क्वेश्चन हम करते जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको भेज रही हूँ, उस पर आप कर देना। यही सेम क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे भेज रही हूँ, ठीक है, उसी पे सबमिट कर देना। ओके, चलो फिर मिलते हैं। आज शाम को लेक्चर है ना हमारा, आज शाम को है लेक्चर 6:30 ना, 6:30 to 7:30। यस अथर्व, 6:30। हाँ 6:30। ओके, बाकी सबको भी बता देना, क्योंकि आधे लोग तो पहले निकल जाते हैं। चलो फिर मिलते हैं 6:30। ओके, चलो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चलो बाय साहिल, बाय, आई लव यू, बाय।